नमस्कार, हमारा मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। 4 राज्य के नतीजों की जो तस्वीर है वो धीरे धीरे साफ होती जा रही है। रुझानों में 4 में से 3 राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी को बढ़त मिल रही है, जबकि महज एक राज्य जो तेलंगाना है वहां पर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती दिख रही है। बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो बीजेपी को रुझानों में 150 सीटों से ज्यादा मिल रही है, जबकि कांग्रेस 75 से भी कम सीटों पर सिमटती दिख रही है। कह सकते हैं कि सीएम शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना कारगर साबित होती दिख रही है। तो 4 राज्यों में जो है मतगणना जारी है। पहले रुझान भी सामने आ गए हैं। अभी तक के रुझानों से ये साफ साफ तौर पर देखा जा सकता है कि 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी को बढ़त मिल रही है। तेलंगाना की बात अगर छोड़ दी जाए तो तेलंगाना में कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो आगे बढ़ती दिख रही है, लेकिन बात अगर हम मध्य प्रदेश की करें, राजस्थान की करें, छत्तीसगढ़ की करें तो यहां पर सीधे तौर पर अभी तक तो यही देखा जा रहा है कि जो बीजेपी है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ती नजर आ रही है। बीजेपी का पलड़ा भारी है। अब ऐसे में देखना ये होगा, इनको फाइनल नतीजे ना मानते हुए इंतजार करना होगा शाम तक का, जब साफ तौर पर तस्वीरें सामने आएंगी। लेकिन अभी फिलहाल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। लगातार जो मतगणना है वो जारी है, माहौल भी गर्म है। दोनों पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं जीत के। बीजेपी चाहे बीजेपी की बात कर ले, चाहे हम फिर कांग्रेस की बात कर ले, तो दोनों अपने अपने दावे कर रही है। अपने अपने जो चुनावी मुद्दे हैं इस बार किस पार्टी के ज्यादा कारगर होंगे ये देखना होगा शाम तक। अब ज्यादा समय नहीं रह गया है। जहां इतना इंतजार कर लिया है तो कुछ समय और बात है। लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं, लगातार आपको सीधे मतगणना स्थल पर ले जाते हैं, वहां पर आपको दिखाते हैं पल पल की अपडेट। फिलहाल जो अभी तक का जो अपडेट सामने आया है, मध्य प्रदेश में बीजेपी बढ़त बनाती दिख रही है। वही राजस्थान की अगर बात करें, जहां तक कांटे की टक्कर की बात अब तक हो रही थी, एग्जिट पोल्स को ले ले हम या फिर जो भी एक कयास लगाए जा रहे थे वो कहीं ना कहीं थोड़ा धुंधले होते नजर आ रहे हैं। क्योंकि चाहे मध्य प्रदेश की बात कर ले, चाहे राजस्थान की बात कर ले, चाहे छत्तीसगढ़ की बात कर ले, तो वहां पर तीनों जगहों पर जो अभी तक के रुझान सामने आ रहे हैं उनसे यही साफ तौर पर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के सर में ताजपोशी हो सकती है। मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान की दोबारा वापसी हो सकती है। वहीं अगर राजस्थान की बात करें तो कहीं ना कहीं वो जो अभी तक का सिलसिला चलता आया है राजस्थान में कि हर बार सरकार बदलने का, वो अगर यही रुझान रहे तो हो सकता है वो चीज अभी भी कायम रहे। और बात अगर छत्तीसगढ़ की करें तो कहीं ना कहीं विश्वास दिखाया जा रहा था। और एग्जिट पोल की बात करें तो कांटे की टक्कर में कहीं ना कहीं जो कांग्रेस थी वो आगे जाती हुई नजर आ रही थी और उसमें यह साफ तौर पर दिख रहा था कि हो सकता है इस बार दोबारा से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आ सकती है। लेकिन अभी तक के रुझानों के अनुसार हम आपको बता दें कि ऐसा थोड़ा सा कम होता हुआ दिख रहा है। अभी तक के रुझानों के हिसाब से हम बार बार ये कह रहे हैं क्योंकि अभी समय काफी है। अभी जो पूरी राउंड की वोटिंग होनी है वो नहीं हुई है, कहीं ना कहीं पहला ही चरण इसको माना जा रहा है। हालांकि अब दोपहर का समय हो चुका है, काउंटिंग काफी आगे बढ़ गई है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि कौन से राज्य में कौन सी पार्टी इस बार अपने दावों में सही साबित होती है, जनता किसको चुन रही है, जनता इस बार किस पर विश्वास जताना चाहती है कि वो उनके मुद्दों को आकर लेकर आगे लेकर आएंगे, उनके मुद्दों पर काम करेंगे ताकि जनता जिस तरीके की सरकार चाहती है, जो सुविधाएं जनता चाहती है वो उनको मिल सके, एक आदर्श सरकार का निर्माण हो सके। तो फिलहाल अब तक की अपडेट आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो रीवा जिले के सिरमौर विधानसभा सीट से बीजेपी फिर आगे यहां पर है। 5वें राउंड की यहां पर जो है वो काउंटिंग चल रही है, जिसमें दिव्यराज सिंह कांग्रेस प्रत्याशी 1070 वोटों से आगे चल रहे हैं। और वहीं अगर आगे की आपको बात बताएं तो अभी तक का जो रुझान सामने आ रहा है उसके मद्देनजर अगर हम बात करें तो बुधनी सीट से शिवराज सिंह जो चौहान जो मुख्यमंत्री वहां के हैं वो आगे नजर आ रहे हैं। दिमनी सीट की बात करें तो नरेंद्र सिंह तोमर यहां से आगे नजर आ रहे हैं। दतिया सीट की अगर हम बात कर ले तो नरोत्तम मिश्रा पीछे यहां से नजर आ रहे हैं, एक बड़ा चेहरा यहां पर है ये। और इंदौर 1 की बात करें तो कैलाश विजयवर्गीय भी यहां पर आगे नजर आ रहे हैं। नरसिंहपुर की बात करें तो प्रहलाद पटेल यहां से आगे चल रहे हैं। वहीं निवास की बात करें तो फग्गन सिंह कुलस्ते यहां से पीछे चल रहे हैं। तो लगातार देखा जाए तो ठीक है।
तो लगातार आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें भी, मतदान स्थल से दिखा रहे हैं, मतगणना स्थल से दिखा रहे हैं, माफ कीजिएगा। लगातार मतगणना हो रही है, दोनों पार्टियों की धड़कन बढ़ी हुई है। हालांकि दावे चल रहे हैं लेकिन धड़कन कहीं ना कहीं बढ़ी हुई है कि शाम होते होते किसका पलड़ा भारी होगा। अभी फिलहाल हम बात करें, हम आपको बता रही थी कौन सी सीट से कौन आगे चल रहा है, तो जबलपुर पश्चिम की अगर बात कर ले तो वहां से राकेश सिंह आगे चल रहे हैं। सीधी की अगर बात करें तो बीजेपी प्रत्याशी यहां से आगे चल रहे हैं, रीति पाठक आगे चल रहे हैं। वहीं सतना की अगर बात करें तो बहुत अहम सीट ये भी मानी जाती है, बीजेपी प्रत्याशी गणेश सिंह यहां से आगे चल रहे हैं। छिंदवाड़ा की अगर बात करें तो यहां से कमलनाथ आगे चल रहे हैं। कहीं ना कहीं उम्मीद कमलनाथ जता रहे थे इससे पहले कि हो सकता है कांग्रेस की सरकार बने, लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं जितने भी दिग्गज चेहरे बीजेपी के हैं वो कहीं ना कहीं उनकी अपनी सीटों से आगे जाते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए मेघा जैन संवाददाता हमारे इंदौर से ग्राउंड जीरो से सीधे जुड़ गए हैं। मेघा, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से हालात बन रहे हैं, जिस तरीके से पलड़ा धीरे धीरे बीजेपी का भारी होता जा रहा है, इंदौर में क्या कुछ हालात हैं अभी? जी, मैं आपको बता दूं कि इंदौर के हालात जो है वो लगातार बीजेपी बढ़त की ओर आगे बढ़ रही है। इंदौर में विधानसभा 1 से लगा करके की 9 सीट यहाँ पर है, विधानसभा 9 तक में लगातार बीजेपी बढ़त की ओर आगे बढ़ रही है। खास करके विधानसभा 1 जो कि राजनीतिक हलचल गलियारों में लगातार तेज नजर आ रही है, तो वहां पर कैलाश विजयवर्गीय जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, जिनको विधानसभा 1 से भारतीय जनता पार्टी ने उतारा था, और उनके संजय शुक्ला थे, तो कैलाश विजयवर्गीय लगातार आगे बढ़ रहे हैं। सिर्फ एक चीज, विधानसभा 3 पोनू शुक्ला बीजेपी थे और उनके सामने पिंटू जोशी जो कांग्रेस से थे वो 1000 के अंतर पे चल रहे थे, पर अब लगातार वहां पे भी कांग्रेस का अंतर गिरता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी यहाँ से भी आगे बढ़ रही है। अगर वहीं पर हम बात करें, महू की बात करें, देपालपुर की बात करें, की बात करें, या विधानसभा 1, 2, 3, 4, 5 लगातार यहाँ बढ़त की ओर आगे बढ़ रही है। तो अधिक जानकारी के लिए बता कि यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी 3000, 4000 लीड के लगातार आगे बढ़ रहे हैं। 5वें राउंड की वोटिंग चल रही है, यहाँ पर 5वें राउंड की मतगणना हो रही है, और 5वें राउंड में भी यही बताया जा रहा है कि बीजेपी लगातार आगे है। 230 विधानसभा सीट अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो कम से कम 156 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बहुमत से आगे बढ़ रही है, और वहीं कांग्रेस 73 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बहुमत का आंकड़ा अभी तो पार करती हुई नजर आ रही है, लेकिन फिर भी मेघा ये कहना चाहेंगे शाम तक होने का इंतजार जरूर हमको करना होगा, क्योंकि बहुत जल्दबाजी भी इसमें ठीक नहीं है। इसी के साथ ही मेघा आपसे ये पूछना चाहूंगी कि इस बार अगर बीजेपी दोबारा सत्ता में आती है, हालांकि पिछले बार के जो हालात थे उसकी बात फिर हम लेंगे आगे, अभी अगर हम देखते हैं बीजेपी सत्ता में आती है तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो बीजेपी को फायदा दे रही है? जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी शुरू से ये बात कह रही थी कि लाडली बहना योजना का मध्य प्रदेश में खास करके इंदौर में काफी इम्पैक्ट पड़ा है। जब लगातार हमारी टीम फील्ड पर काम कर रही थी तो कहीं ना कहीं बहनें बड़ी खुश थी। वो जो 1000, 1200, 1500 रुपए उनके खाते में डायरेक्ट पहुंच रहे थे, कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट है। लाडली बहना योजना, उज्ज्वला योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और विकास की लगातार ये बीजेपी बात कर रही थी। तो वाकई एक बड़ा इम्पैक्ट अगर देखा जाए तो लाडली बहना योजना का इम्पैक्ट काफी देखने को मिला कि जिस तारीख से 10 तारीख को खाते में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में लगातार महिलाओं को पैसा पहुंचा, तो उसी के आधार पर इस बार इंदौर की बात करें, पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो 76% मतदान हुआ है मैम। 76% मतदान अपने आप में बहुत बड़ा मतदान है, क्योंकि पिछले 2018 के चुनावों की बात की जाए तो उससे कहीं बड़ा हुआ आंकड़ा हमको दिखा। युवाओं की बात करें तो 10 लाख वोटर्स इसमें नए जुड़े थे, और 10 लाख वोटर्स भी कहीं ना कहीं यही बात कर रहे थे। एक चीज और जो मैं कहना चाहूंगी, जिस तरीके से हम लगातार जब ग्राउंड पे थे तो लोग कह रहे थे राम लला का मंदिर जो लाएंगे विजय उन्हीं को बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि राम मंदिर का मुद्दा भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। कहीं ना कहीं राम मंदिर, राम के नाम का ये जो वोट था जो लगातार बीजेपी कह रही थी, बस आश्वस्त थे, मुख्यमंत्री बड़े आश्वस्त थे, प्रधानमंत्री बड़े आश्वस्त थे। और एक चीज इसमें और कहना चाहूंगी, किस तरीके से कांग्रेस कैंडिडेट के सामने बीजेपी कैंडिडेट यानी कि केंद्रीय नेतृत्व को उतारा गया। प्रहलाद सिंह पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, या हम बात करें कैलाश विजयवर्गीय जैसे बड़े चेहरे को अगर उतारा गया तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त थी, विकास के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ी, और लगातार हम देख रहे हैं जिस तरीके से उनकी सीटों में इजाफा हो रहा है, जिस तरीके से वो एक तरफा 156 सीट के साथ आगे बढ़ रही है, ये अपने आप में अविश्वसनीय और अकल्पनीय है।
बिल्कुल। अच्छा, बुधनी सीट की भी अगर हम बात करें मेघा, तो कहीं ना कहीं 5वीं बार वहां से जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी, वो चुनाव लड़ रहे हैं और अभी भी कहीं ना कहीं वो बहुत आगे नजर आ रहे हैं, लीड करते हुए नजर आ रहे हैं अपने विपक्षी उम्मीदवार को। अगर बुधनी की बात की जाए तो ये बात सही है कि हमारे जो मुख्यमंत्री है माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, वो प्रदेश के ही नहीं पूरे देश के अब ऐसे नेता बन चुके हैं। प्रदेश में उनको बहनों के भाई हैं, भांजे भांजियों के मामा है, और जिस तरीके से वो अपनी बातें रखते हैं, जिस तरीके से वो ये कहते हैं कि प्रदेश का मैंने विकास किया है, ये जनता, ये पूरा मेरा परिवार है, ये प्रदेश मेरा परिवार है। ये देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश को परिवार के रूप में लेती है, सेवा के रूप में बात करती है। वो कहती है कि एक समय, हालांकि ऐसा भी समय जब हमने देखा कि 2018 में चुनाव हुए थे तो कहीं ना कहीं जनता ने कांग्रेस को चुना था, लेकिन एक ऐसा परिदृश्य हमने देखा कि वहां पर उनकी ही पार्टी के नेता, खासकर मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करूं तो वो नाराज थे, तो बीजेपी शामिल हो गए। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी उस समय सरकार बना पाई और बचा पाई। लेकिन इस बार का आंकड़ा बहुत अलग है, इस बार वो प्रचंड बहुमत से है। लेकिन ये देखना होगा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि एक स्टेटमेंट मुख्यमंत्री ने कहा था अपनी लाडली बहनों को कि मैं चला जाऊंगा तो तुमको बड़ा याद आऊंगा। ये स्टेटमेंट अपने आप में बहुत कुछ बताता है। एक बात और है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से इंदौर में या मध्य प्रदेश में घूम रहे थे, तो वो जिस तरीके से योजनाओं को गिना रहे थे, वो कह रहे थे कि मोदी ने ये किया है, मोदी ने ये किया है, मोदी ने आवाज दिया है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि शिवराज की आवाज जो है उस समय दबाई नहीं जा रही थी, लेकिन शिवराज का प्यार जनता के प्रति मतलब कह सकते हैं कि इस तरीके का प्यार एक मुख्यमंत्री के लिए कि बहनें उनको राखी पे लिफाफे दे रही थी और कह रही थी कि जाइए मेरे भाई चुनाव लड़िए। अकल्पनीय है। इसको देख करके लगता है कि वाकई प्रदेश की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आत्मस्थ थी और वो सही भी लग रहा है अब इस मायने में। तो अब तक देखना होगा। तो क्या मेघा ऐसी संभावना है कि मान लीजिए अगर बीजेपी आती है तो बीजेपी की तरफ से कोई दूसरा चेहरा भी मुख्यमंत्री हो सकता है? ऐसा कहा जा सकता है। जिस तरीके से अगर जनता से भी हम लोग बात कर रहे हैं या कई नेताओं से बात कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सभी लोगों की ये इच्छा भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि जिस तरीके से जब मतदान केंद्र पर हम लोग पहुंचे थे तो मतदान केंद्र पर जो महिलाएं ये कह रही थी कि हम शिवराज को देख के वोट दे रहे हैं। तो हो सकता है कि इस बार जब प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी शिवराज के चेहरे पर जीत रही है, लाडली बहना के इम्पैक्ट पर जीत रही है, एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। और देखना होगा अभी ये क्या होता है। बिल्कुल, ये तो देखने वाली ही बात होगी, क्योंकि परिणाम तो परिणाम होते हैं, कयास होते हैं, रुझान होते हैं। इसी के साथ ही आपसे एक और बात पूछना चाहेंगे कि अगर बीजेपी जीत जाती है, मान लीजिए अगर जिस हिसाब से रुझान है, अगर बीजेपी जीत जाती है, एक तो है कि किस मुद्दों पर बीजेपी जीतेगी, आगे कौन से मुद्दे बीजेपी के रहने वाले हैं जो जनता के लिए वो काम करने वाली है? मैं आपको स्पष्ट तौर से बता दूं मैम कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए, पहला वादा उन्होंने कहा कि प्रदेश पे कितना भी कर्ज हो, ये स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि कांग्रेस की आरोप लगाती है प्रदेश पर बहुत कर्ज है। तो लेकिन मामा का कहना है, यानी शिवराज सिंह चौहान जी प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री का कहना है कि प्रदेश में अगर हमारी सरकार बनती है तो मैं जो पहले 1000 1250 दे रहा था, 1500 दे रहा था, अब इस राशि को बढ़ा करके मैं 3000 रुपए महीने तक कर दूंगा। खास करके मध्य प्रदेश में एक समय ऐसा आया था जब गैस की टंकी को लेकर के लोगों में काफी गुस्सा था, क्योंकि जिस तरीके से गैस की टंकी महंगी होती जा रही थी, महंगाई का आलम जिस तरीके से बढ़ रहा था, वो चाहे हम किसी भी चीज की लिए बात करें, राशन की बात करें या इलेक्ट्रिक की बात करें और तमाम उन मूलभूत सुविधाओं की बात करें जिन पर महंगाई बढ़ती हुई नजर आ रही थी, तो उन्होंने ये भी कहा है कि वो महंगाई में राहत देंगे। गैस की टंकी की उन्होंने बात करी कि वो गैस की टंकी को 500 रुपए में देने का कार्य करेंगे। सबसे बड़ा मामला, अगर हम इंदौर या मध्य प्रदेश की बात करें तो ये मालवा अंचल में आता है, यहाँ पर ये कृषि का क्षेत्र रहा है, तो खासकर किसानों को राहत देने की उन्होंने बात कही। हालांकि अभी भी जिस तरीके से बीमा दिया जा रहा है, किसानों को राहत देने की बात की जाए तो इस तरीके से वो लगातार ये कहते रहे कि किसानों को आगे भी राहत दी जाएगी। नहर जल नहर का पानी हर खेत तक पहुंचाया जाएगा, हर जगह जहां पर पानी की असुविधा पानी पहुंचाया जाएगा। आज भी अगर कहीं पर लाइट की असुविधा है तो लाइट को पूरी तरीके से पहुंचाया जाएगा। इस तरीके से तमाम वो सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं जो एक आम आदमी को मिलनी चाहिए। खासकर रोजगार को लेकर के उन्होंने कहा, एक योजना चलाई, स्काई योजना, सीखो कमाओ योजना। सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत भी मुख्यमंत्री ने ये बात लगातार कही कि उन्होंने कई लोगों को इंडिपेंडेंट बनाया है। इंडिपेंडेंट बना ही युवा, उसमें वो खुद का व्यापार स्थापित कर सकता है।
और इस तरीके से लगातार वो अपनी योजनाओं को बता रहे हैं और आगे भी इस तरीके से वो कह रहे हैं कि हम लगातार इस तरीके की योजनाओं पर काम करेंगे और प्रदेश को एक ऐसे स्तर पर लेके जाएंगे, जैसे वैश्विक स्तर पर लेके जाएंगे कि मध्य प्रदेश का नाम खास करके इंदौर का नाम जहाँ पर स्वच्छता में सबसे आगे आता है, तो जहाँ स्वच्छता में अब वो 6वां 8वां नंबर लगाने वाला है, तो इस तरीके से स्वच्छता में आगे है। जिस तरीके से आर्थिक राजधानी इंदौर को कहा जाता है, तो इस तरह से वो तमाम चीजों में मध्य प्रदेश को अब आगे रखेंगे और विकास की गति से लगातार यहाँ पर कार्य करेंगे। बिल्कुल बेघा, और साफ तौर पर दिख ही रहा है रुझानों में कि किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान जो है वो जनता की पसंद बन रहे हैं, महिलाओं की पसंद बन रहे हैं, अपनी बहनों की पसंद बन रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की तरफ से मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि मान लीजिए अगर कांग्रेस हार जाती है, जिस तरीके से रुझान चल रहे हैं, अगर कांग्रेस हार जाती है तो कांग्रेस को इससे क्या कुछ सीखने की जरूरत है? कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो कांग्रेस के फीके पड़ जाएंगे? मुझे लगता है कि जब स्टार्टिंग में जब कांग्रेस वाले बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि परिवर्तन की लहर, जिस तरीके से वो सिर्फ आपसे लोग आपस में परिवर्तन की लहर की बात कर रहे थे, हालांकि जनता ने इस बात को स्पष्ट शब्दों में कहा नहीं था कि परिवर्तन की लहर है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को एक बात सीखनी चाहिए कि पहले तो वो आपसी रिश्तों को मजबूत करे, क्योंकि एक समय ये भी देखा गया कि किस तरीके से एक गुट कमलनाथ का था और दूसरा गुट दिग्विजय सिंह का था। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के गुट की वजह से कहीं ना कहीं मुझे लगता है परिणाम आया है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक नेतृत्व की बात करती थी, जिनके पास एक नेतृत्व है, एक नेता है जिसकी वो सुनते। कांग्रेस पार्टी में कभी नेता की सुनी नहीं गई, वो हमेशा अपनी अपनी चलाते रहे। कमलनाथ ने अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए, तो वहीं पर अगर बात की जाए दिग्विजय सिंह की, तो उन्होंने अपना। मैं एक एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगी। इंदौर के पास में ही देवास जिला पड़ता है, जहाँ पर खातेगांव विधानसभा पड़ती है। उसके खातेगांव विधानसभा में कैलाश विजयवर्गीय, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके, उनके बेटे दीपक जोशी को खातेगांव से टिकट दिया गया। उनके सामने थे आशीष शर्मा, जो कि वर्तमान में विधायक भी हैं और एक बार फिर जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो जिस तरीके से दीपक जोशी को टिकट गया, काफी विरोध हुआ। तो कांग्रेस में जिस तरीके से लोकमत सर्कल जनता ने दिया था, और उस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे थे कि उनको भी कोई पद मिले, लेकिन कांग्रेस अपने अखंड घमंड में थी कि नहीं, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को शायद कोई पद नहीं देना चाहती थी, उनको उस तरीके से सम्मान नहीं मिला और वो छोड़कर चले गए। तो उनके साथ 29 विधायक भी उस खेमे में चले गए थे। जब 29 विधायक उस जगह पर पहुंचे थे तो उनको लग रहा था कहीं ना कहीं सरकार पलट गई। कहीं ना कहीं हमने देखा कि 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने वह सरकार बनाई, ज्योतिरादित्य सिंधिया का खेमा उसमें बहुत महत्वपूर्ण था। तो वाकई ये बात सही है कि जिस तरीके से कांग्रेस अपने ही नेताओं को नहीं संभाल पाई और कई नेता भारतीय जनता पार्टी में चले गए, सम्मान की लड़ाई थी ये नेताओं की कि सम्मान नहीं मिला उनको। जब वो केंद्रीय नेतृत्व से मिलने जाते थे तो वो उनसे बात नहीं करते थे, उनके सुनते नहीं थे। कहीं ना कहीं ये अकड़ और ये घमंड कांग्रेस को कहीं ना कहीं डुबोता हुआ नजर आ रहा है। तो उसको सीखना चाहिए कि विनम्रता कैसे होती है, जनता से कैसे संबोधन किया जाए, कैसे विनम्र है। आपने एक बात कही कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवराज सिंह चौहान से मिलने गए। बिल्कुल, सुबह भी ये हुआ कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवराज से मिलने पहुंचे थे तो कहीं ना कहीं उसी समय सब आश्वस्त हो गए थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास जा रहे, तो कहीं ना कहीं बीजेपी लगातार आगे बढ़ रही है और प्रदेश में उनकी सरकार बनती हुई। बिल्कुल मेघा, बिल्कुल नजर बनाए रखेगा तमाम सारी जानकारियों के लिए। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। तो चुनावी सरगर्मी बिल्कुल लगातार जारी है, मतगणना भी जारी है। मध्य प्रदेश में अभी बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है, लेकिन क्या होना है आगे ये तो शाम तक ही पता चल पाएगा। फिलहाल हमारा मध्य प्रदेश में इतना ही। नमस्कार।